हेलो, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे हो। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जो पॉलिटी की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई, ये हमारा 5वां भाग है। इससे पहले 4 भाग आ चुके हैं, तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई है वो एक बार पहले की क्लासेस देख लें, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो हमारे पास हिस्ट्री थी वो डिस्कस कर दिया है हमने। पॉलिटी जो है हमारे पास, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री जितनी भी थी वो वहाँ पे मैंने आपको सब कवर करवा दिया। तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हुई हैं, एक बार वो क्लासेस भी जरूर दें। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है, जो नागरिकता है और जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उस सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी आपका जो एसएससी के जो सीएसएसएल के फॉर्म भरे गए थे उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने, और उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है ये सीरीज़। तो आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और अंत में अपना स्कोर जरूर एनालाइज करें, और ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल। और मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना, वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे जो भी नया अपडेट आता है वो आप तक पहुँच जाएगा। तो आज का डिस्कशन, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित सभी को छोड़ भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार कौन, कि ऐसे कौन से अधिकार है जिसकी बात ऐसे कौन से अधिकार है जो हमें गारंटी देते हैं, अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो जो हमारा समानता का अधिकार है कि सब क्या है, इक्वल है, बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब। शोषण के खिलाफ अधिकार, ये भी हमारे पास अधिकार दे के रखा हुआ है। जो आजीविका के प्राप्त साधनों का अधिकार, कि सभी को पैसा कमाने के क्या है, पर्याप्त साधनों का अधिकार है, तो ये बात तो हमारे फंडामेंटल में नहीं कही। और जो हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये बात भी हमें हमारा मौलिक अधिकार में आती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हुआ ऑप्शन बी, जो है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, तो इसमें से पूछा गया है कि जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है उसमें से कौन सा हम इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को मिला हुआ है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सभी के पास है। समानता का अधिकार, सभी इक्वल है, बराबर है, ये भी है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, तो इसकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई अगर कोई महिला और पुरुष सेम ही काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल वेतन दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता दी है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके बारे में सत्य नहीं है। नागरिक स्वतंत्रता के लिए उनकी अभिव्यक्ति और भाषण, तो हमारे पास हिज एक्सप्रेशन एंड स्पीच भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। बिना हथियार से शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, ये बात भी कही गई है। ठीक है, और क्या कहा गया है, किसी भी जमीन के हिस्से पे संपत्ति खरीदने का अधिकार, ये बात भी कही गई है। संघ देश बनाने के लिए, ठीक है जी, भारतीय सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा तैयार की गई सूचियों में किसी भी व्यापार में व्यापार करना, ठीक है जी, ये बात नहीं कही गई है। इसमें पूछा कि कौन सी बात सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है दैट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 में आया था। इंपोर्टेंट है, बड़ी बार पेपर में पूछा गया है कि राइट टू एजुकेशन कब आया, 2002 में आया। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया समाज में निम्नलिखित समूहों के लिए मदद पेश की गई थी। तो कहा गया कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। और राइट टू एजुकेशन कब आया था, तो 2002 में आया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही। नीचे दिए गए कथनों में से हमें बताना है कि जो हमारे पास इसमें रीजन दे के रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि जो एक दूसरे को, भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, लेकिन ये एक संवैधानिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में है। चार्ल्स जो हमारे पास 44th जो हमारे पास संशोधन किया गया था, जो भाग 3 में आता था, उससे हटाकर इसको जो हमारे पास 19F जो था और 31 फ्रॉम द पार्ट 13 एडेड इन न्यू आर्टिकल 300A और पार्ट 12 में। तो ये जो हमारे पास बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि दोनों
ये दोनों बातें बिल्कुल ट्रू है और एक दूसरे का ये जो है वो सही से क्या कर रही है, एक्सप्लेनेशन कर रही है। मैंने आपको बताया था कि पहले फंडामेंटल जो राइट्स हुआ करता था उसमें संपत्ति जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हुआ करता था, बट जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो इसको हटा के 300A में रख दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। तो भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो क्या है, ठीक है जी, वो क्या कहा गया है, संसद के कानून के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, नहीं जी। शेष रूप से संविधान में प्रदान किया गया है, बात गलत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित किया गया है, बिल्कुल सही। कि इसको कहाँ रखा गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो मानव अधिकारों के उसका उल्लंघन करता है। तो कहा गया है संसदीय चुनावों में वोट डालने डालने जा रहे एक व्यक्ति सुरक्षा बलों से हिरासत में, तलाशी अभियान के दौरान सेना द्वारा एक नागरिक की मौत हो गई, ठीक है जी। तो ये जो दोनों की दोनों बातें हैं ये बिल्कुल सही है। ये हमने कहाँ रखा हुआ है कि अगर कोई मानवाधिकार के उल्लंघन करता है तो उसके उदाहरण ये है, तो दोनों की दोनों बातें क्या है, बिल्कुल बोथ ए एंड बी आर, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो मौलिक अधिकार से भारत के संविधान में क्या है, देखिए संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, ये बात जो है। संसद में 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, ये बात। संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और राज्य की विधानसभा में बहुमत से इसकी जा सकती है। कि संसद में जो पार्लियामेंट में जितने बंदे प्रेजेंट है उसमें वोटिंग करवाई जाती है और उसके 2/3 जो मेंबर होते हैं अगर उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो उसके बाद इसको पास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास एक रिट है जिसका नाम है हर्बस कॉर्पस, ठीक है। जो हर्बस कॉर्पस जो हमारे पास एक रिट है उसका क्या कारण है, वो क्या बोलती है, तो उसका बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो अवैध हिरासत में रिहा करने का उद्देश्य गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, ठीक है जी, कि हमारे पास इसमें क्या कहा जाता है कि अगर किसी बंदे ने ऐसे मतलब इसका पर्पस ये है रिलीज फ्रॉम द लीगल कस्टडी पर्सन इन अनलॉफुल डिटेन्ड, कि अगर अगर किसी बंदे को बिना किसी अपराध के कारण अगर किसी ने गिरफ्तार कर लिया है तो उसको वो गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसका अपराध साबित करना पड़ता है, उसके बाद ये उसको रिमांड पे भेजा जाता है। ये उसके फंडामेंटल राइट्स के अधीन आता है और वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल जो हमारे पास 226 के तहत वो हाई कोर्ट में याचिका डाल सकता है। तो उसको विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है कि उसे किस उसके जुर्म के लिए उसको पकड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है, बिल्कुल बात सही है। जनता पार्टी की सरकार 1878 में 14वें संविधान संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया तो वे केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए, बिल्कुल बात सही है। जब हमारे पास जो हमारे पास मोरारजी देसाई थे उनकी जब सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनमें जब उस टाइम क्या हुआ था 44 संशोधन हुआ था और जो संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी का जो हमारा अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया और 300A में रख दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसको जो प्रॉपर्टी टू राइट है इसको क्यों हटाया गया था, क्योंकि हमारे पास अगर गवर्नमेंट को कोई भी डेवलपमेंट करनी होती, अगर हाईवे निकालना होता या हॉस्पिटल निकालना होता बनाना होता तो जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ते और ना तो डेवलपमेंट हो सकती, क्योंकि वो काम ऐसे के ऐसे ही पेंडिंग रह जाते। इसलिए उसको रिमूव कर दिया और उसको कहाँ डाल दिया, 300A में डाल दिया, लीगल राइट बना दिया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार
हैं क्योंकि वे संविधान द्वारा संरक्षित और लागू हैं। ये संविधान द्वारा निर्धारित तरीके से ही निलंबित किए जा सकते हैं। वे राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो इसमें से पूछा है कि कौन से जो हमारे पास कथन है वो सही है। ठीक है जी, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये जस्टेबल है। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों की तीनों बातें क्या है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हुआ, सही आंसर हुआ कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो जस्टेबल है, कि उसको जाके हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का भाग जो तीसरा है वो क्या बात करता है, तो वो बात करता है हमारे मौलिक अधिकार के। जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट थर्ड में आते हैं, और जो हमारे पास अनुच्छेद है, अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल हमारे पास 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार आते हैं। तो मौलिक अधिकार जो आते हैं वो भाग थर्ड में आते हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें इसमें से बताना है कि कौन सी बात सही है। कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के आयोग के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी कार्यालय के ये दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल बात सही है कि जो हमारे पास क्या कहा गया है, जो हमारे पास आर्टिकल 20 है उसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति पे अगर वो आरोपी है, ठीक है, तो उसको किसी और मतलब उसको किसी और जो आरोप है उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, कि अगर वो उसमें दोषी नहीं है तो उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ये बात कही। दूसरी बात कही गई है, भारत के संविधान के 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। कि राइट टू प्रॉपर्टी है वो किस में है, आर्टिकल 21 में है। राइट टू एजुकेशन है वो भी किस में है, 21 में है। तो सभी व्यक्ति जो है उनको क्या है, उनकी खुद की स्वतंत्रता है, तो उनको उनसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास आरटीआई एक्ट आया था 2005 में, कब आया था आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट का मतलब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया, 2005 में आया। तो इसमें क्या बात कही गई थी, इसका बात क्या था, इस क्या कहा गया था, क्या कौन सा प्रदान करता है। इसमें कहा गया कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैबिनेट पेपर रिकॉर्डिंग डिलीवरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, कि जो हमारे पास कैबिनेट कागजात के संबंध में जानकारी जो हमें दी जाती है, कि अगर आपको लगता है कि आप जो है वो पास है, ठीक है, अगर आपने कोई टेस्ट दिया है और आपका रिजल्ट जो है, तो आपको लगता है कि आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए और आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो आप आरटीआई दाखिल कर सकते हो। वो आपको पूरा सुझाव मतलब पूरा रिजल्ट बताएंगे कि आप कहाँ पे, आपकी जो नंबर थे वो कहाँ पे कम हुए। तो उस हिसाब से आरटीआई लाई गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको पूरी जानकारी मिलेगी उस रिजल्ट के रिलेटेड, इसलिए इसको लेके आए थे 2005 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है। ठीक है जी, जो हमारे पास एक फंडामेंटल जो हमारे पास राइट्स भी है और ह्यूमन राइट्स भी है, तो वो कौन सा ऐसा है जिस जो ह्यूमन राइट्स भी है और फंडामेंटल राइट्स भी है। तो इसमें जो है हमारे पास शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है इसको आर्टिकल 21A में रखा गया है। राइट, जो हमारे पास राइट टू एजुकेशन है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और एक ह्यूमन राइट भी है, कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। मैंने बताया था अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है, और ये जो है हमारे पास पार्ट जो थर्ड है उसमें इसको रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई है। तो अगर मौलिक अधिकार जो है उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं, फंडामेंटल जो पावर्स दी गई हैं, वो कहाँ पे दी गई हैं, किसके पास है मौलिक अधिकार। तो ये जो हमारे पास पावर्स दी गई है सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, तो अगर आपके मौलिक अधिकारों के साथ कोई भी हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो।
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आर्टिकल नंबर 32, जिसको भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो वो 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संपत्ति का अधिकार रिमूव कर दिया है। और इसको कब रिमूव किया गया था, तो जो हमारे पास 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1978 में, जब इसको निकाल दिया और 300A में इसको रख दिया, 300 क में इसको रख दिया, ठीक है। उस टाइम जो सरकार हुआ करती थी वो मोरारजी देसाई की हुआ करती थी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिनके द्वारा ये काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, न्यायपालिका द्वारा जारी की गई रिट जो कार्यपालिका ने अपनी निर्धारित शक्तियों के भीतर क्या करना चाहिए था करने के लिए पूछताछ करती है, कहलाती है। कि जो हमारे पास जुडिशरी है वो क्या करती है, इंक्वायरी करती है एग्जीक्यूटिव पे। तो उस अगर जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है, एक रिट जारी करता है, तो उस रिट का नाम क्या है जो उसके द्वारा जारी की जाती है, तो उसको मैंडेमस कहते हैं। और मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, ठीक है जी। परमादेश क्या है कि वो क्या करती है, एक आदेश देती है कि जो हमारे पास जो भी आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये जो है ये मानव जो है हमारे पास जो सोसाइटी है या उसको उसके लिए अच्छा नहीं है, तो उस पर वो क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। और उस रिट को इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस और हिंदी में बोलते हैं परमादेश, कि वो आदेश देती है सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान अंतर्गत शामिल है, तो इसमें क्या क्या शामिल है, जो भारत के जो अधिकार दिए गए हैं उसमें क्या क्या शामिल है। देखिए, धर्म का प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल बात सही है। सिखों को कृपाण पहनने और धारण करने का अधिकार, बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाने का राज्य का अधिकार, बिल्कुल बात सही है। और जो लोगों को अपने विश्वास से धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, निकाय का अधिकार, ये बात जो है वो गलत है। तो इसमें से जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कि तीनों की तीनों बातें ऊपर वाली सही हैं, जो फोर्थ है वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो जो फैक्ट्रियों में बच्चों के द्वारा क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, वो कानूनी अपराध है। तो कानूनी अपराध है तो ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल नंबर जो 24 है वो इस बारे में बात करता है कि अगर कोई भी 14 साल से छोटा बच्चा कारखानों में काम करता है, तो वो अगर या कारखाने हो गए या दुकान में काम करता है, तो वो एक कानूनी अपराध है। अगर ऐसा करने पे कोई पकड़ा जाता है तो उसे क्या होगी, सजा होगी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं है किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, तो ये बात जो है वो किसमें कही गई है कि जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया है कि कोई भी अपराधी अभियुक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये जो बात है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है आर्टिकल 20 में, इसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों की सूची से निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से हटाया गया, कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया, तो 44 संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें इसको रिमूव किया गया था 78 में, तो उसमें इसको रिमूव किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसकी गारंटी कौन देता है, तो उसकी जो गारंटी है वो हमारे पास आर्टिकल नंबर 19 वो इसकी बात करता है कि प्रेस की जो है हमारे पास गारंटी देता है, प्रेस है उसको गारंटी है फ्रीडम टू प्रेस, ठीक है, गारंटी देता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21 के साथ साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 19 वन ग के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है, तो इसमें जो ये बात कही गई है तो वो है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी की बात जो हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट्स है 21, उसमें आर्टिकल 21 में कहा गया है। और ये राइट टू प्राइवेसी कब आया था, 2018 में एक केस आया था, के पुट्टास्वामी केस, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था,
तो जो शिक्षा का अधिकार है वो किस में आता है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो ये बात कही गई है, एक मिनट, एक सेकंड को ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, लैपटॉप बंद होने वाला था। ठीक है, तो मैंने चार्जर ऑन किया है। तो अभी देखिए इसमें क्या कहा गया है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास 14 साल से लेकर 6 साल से लेकर 14 साल के जो सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही आंसर है, जो हमारे मौलिक अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 के तहत हमें जो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही बात कही गई है कि द सिलेक्शन सेलेक्ट वन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द स्पेशल एग्जाम्शन, कि उसमें छूट दी गई है, ये सब पे लागू नहीं होता है। तो ये कहाँ पे लागू नहीं होता है, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना होगा। बिल्कुल बात सही। ठीक है जी, जो इसमें इसमें कहा गया है कि इसमें नहीं इम्प्लीमेंट होता है कि जो हमारे पास जो सूचना मांग रहा है उस आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना होगा कि क्या कारण है, किस कारण से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार क्या है, तो संपत्ति का जो अधिकार है मैंने आपको बताया है कि वो क्या बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। और उसको कहाँ रखा गया है, तो 300 ए में रखा गया है। कहाँ रखा गया है उसको, 300 ए में उसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, कि जो हमारे पास फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये कौन सा है जो उनको मौलिक अधिकार नहीं है, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बात उनके लिए इम्प्लीमेंट नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। वो कुछ भी नहीं बोल सकते, उनको स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दे के रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान बिना निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, तो हमारे पास जो ऐसा कौन से है जिसको हम निलंबित नहीं कर सकते जब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो वो है हमारे पास जो राइट टू लाइफ और पर्सनल, जो हमारे पास लाइबिलिटी ऑफ द राइट, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसको हम निलंबित नहीं कर सकते जब क्या लगती है, इमरजेंसी लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कामकाज की जांच करता है, तो ऐसा कौन सा है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट पे हाई कोर्ट के द्वारा एग्जामिन उसके काम के फंक्शनों के बारे में जो हाई कोर्ट है वो लगाता है, तो वो कौन सी रिट है जो हाई कोर्ट के द्वारा लगाई जाती है, प्रमाण। ठीक है, जिसको बोलते हैं श्योटरी। ठीक है, जो प्रमाण है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। कि हाई कोर्ट को अगर जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उसका, जो ऑर्डिनेट कोर्ट है उसके कामकाज के रिलेटेड कुछ बताना है या उनको कुछ पूछना है, तो वो ये वाली जो रिट है वो जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समान क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, तो जो हमारे पास हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो उसके जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामान्य क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। वो कौन से आते हैं, जो हमारे पास अंतर्गत आते हैं, मौलिक अधिकारों की संरक्षणा। मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 इसके बारे में बात करता है और हाई कोर्ट में 226 इसके बारे में बात करता है। तो ये दोनों की दोनों जो है वो दोनों के दोनों कौन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ए डाला गया था, तो मैंने आपको बताया है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो 21 ए, अनुच्छेद 21 ए में लाया गया था 2002 में। तो वो कब आया था, वो जो 86 जो हमारे पास संशोधन किया गया था, कौन सा संशोधन किया गया था, 86 संशोधन किया गया था कब, 2002 में। तब राइट टू एजुकेशन आया था और उसको हमने क्या बनाया था, हमारा फंडामेंटल राइट्स बनाया था। और उसको कहाँ रखा गया था, अनुच्छेद जो आर्टिकल 21 ए है उसमें डाला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है,
तो जो हमारे पास संविधान की जो आत्मा है वो कहाँ पे है, तो जो मौलिक अधिकारों में है। ठीक है जी, जो हमारे पास आर्टिकल 32 है, कौन सा जी, आर्टिकल जो 32, वो हमारे उसको क्या कहा जाता है, द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। सॉरी, जो आर्टिकल नंबर 32 है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेमेडीज। जो आर्टिकल नंबर 32 आता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा जाता है, जो आर्टिकल नंबर 32 में आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास समानता के अधिकार को संविधान में स्थान मिला है। तो समानता का जो अधिकार है उसको जो संविधान में जो स्थान मिला है वो कहाँ पे मिला हुआ है, तो जो हमारे पास इसका जो है अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 है, 15 है और 16 है, ये तीनों की तीनों जो बातें करते हैं समानता, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। तो इसमें तीनों की तीनों आर्टिकल आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, कि सभी को समानता का अधिकार दिया गया। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14, जो 14, 15 और 16 में इसकी बात की। जो जस्टिस रिव्यू आता है वो आर्टिकल 13 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के संबंध में मामलों में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है। तो वो कौन सा ऐसी बात करता है जो समानता की गारंटी देता है कि सभी को क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जो भारत के सिटीजन है उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। तो जो हमारे पास अनुच्छेद 61 है और अनुच्छेद 62 है वो इसकी बात करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकालीन के परिवर्तन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये संविधान में लिखा गया है कि जब हमारे पास 359 जो इमरजेंसी का प्रोविजन है उसमें लगाई जाती है, तो कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है जो हमारे सस्पेंड नहीं किए जा सकते, तो 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा जो प्रावधान है सीधे तौर पे बच्चों के शोषण के बारे में बात करता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 14 साल से छोटी आयु के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कारखाने में काम करवाया जा रहा हो तो वो कानूनी अपराध है। तो ये जो बात करता है ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 24 बात करता है। ठीक है जी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, 24 जो है वो बात करता है। 23 में क्या होता है कि जो हमारे पास तस्करी की जाती है बच्चों की, वो और जो है वो ऑप्शन जो हमारे पास आर्टिकल 23 बात करता है। जो हमारे पास 17 है अनटचेबिलिटी की बात करता है। जो हमारे पास फ्रीडम टू एक्सप्रेशन की बात करता है वो 19 बात करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से हमारे पास कहा गया नेहरू रिपोर्ट ने 1928 में जो आई थी, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की गई थी। बिल्कुल बात सही, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है नेहरू रिपोर्ट। जब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, तब उसमें क्या कहा गया था कि हर एक के क्या होनी चाहिए जी, मौलिक अधिकार होने चाहिए। उसकी जो वकालत है वो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट एक अदालत की कार्यवाही से निलंबित रहने के दौरान जारी की जाती है। तो ऐसी कौन सी हमारे पास रिट है जो ड्यूरिंग द जो हमारे पास कार्यवाही की लंबित रहने के दौरान की जाती है, कि ऐसा जो है हाई कोर्ट जो है वो जो सुप्रीम जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे कर सकता है। तो ये कौन सी रिट है जो उसके द्वारा लागू की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी कार्रवाई, अगर कोई भी कोर्ट है जो किसी भी केस को की कार्रवाई जल्दी से नहीं कर रहा है, वो उसको पेंडिंग में रखता है, तो उसके लिए एक रिट जारी करेगा उससे ऊपर वाला कोर्ट। तो उस जो रिट को क्या कहा जाता है, तो उस रिट को कहा जाता है फरमान। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द शामिल नहीं है। ठीक है जी, जो हिंदू जो है इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड। तो कौन इंक्लूड नहीं है, कहाँ पे जो कौन सा शब्द इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट।
भारत के संविधान में 14वें संशोधन के दौरान निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी थी, उसको रिमूव कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। और कब हुआ था? 1978 में ये काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी नहीं देता? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो किस अधिकार की गारंटी वो नहीं देता है? तो वो जो है इसमें जो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या है? समान घर का अधिकार, की राइट टू इक्वल होम, इसके जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है? सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और ये जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली ये सीरीज़ है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार, राइट, जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका क्या मतलब है? वो क्या कहती है हमारे पास? जनता में सूचना, जनता से सूचना तक सुरक्षित पहुंचाने का अधिकार है। ठीक है जी, कि जनता से सूचना तक सुरक्षित पहुंचाने का अधिकार है। सिक्योर द एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, कि पब्लिक अथॉरिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो जनता तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, उसका अधिकार को राइट टू इंफॉर्मेशन कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का उत्तरदायी है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे डिसीजन लेता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो इस पे डिसीजन देता है वो आर्टिकल नंबर 226 के तहत दोनों डिसीजन देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सूचना का अधिकार आवश्यक है क्योंकि, भारत में सूचना का अधिकार क्यों आवश्यक है? प्रशासन में लोगों की भागीदारी भागीदारी बढ़ाता है, बिल्कुल बात सही है। प्रशासन को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेही बनाता है, बिल्कुल बात सही है। प्रशासन को और अधिक नवीन बनाता है, बिल्कुल बात सही है। बयानों से प्रशासनिक न्याय निर्णय लेने के बारे में लोगों को जागरूक करता है, ये बात नहीं। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं, वे हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं जो हमारे पास समानता, राइट टू इक्वालिटी की जो बात कही गई है वो कहाँ पे की? 14 से 18 के बीच में जो बात की गई है वो राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है, कि सभी जो राइट टू इक्वालिटी की सभी क्या है? बराबर है। उसके बारे में जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल बात करते हैं वो 14 से लेकर 18 तक इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिकार को वर्णित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की दिल और आत्मा के रूप में कहा था? ठीक है जी, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा गया है, कहाँ पे है? तो जो हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 में आता है। तो इसको इनके द्वारा ये कहा गया था, आर्टिकल नंबर 32 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया था कि ये हमारे संविधान का दिल और हृदय है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो दिल और आत्मा है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सूची ए को सूची बी से हमें सम्मिलित करना है और हमें बताना है कि कौन सी बात बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल हमारे पास 16(2) है, जनता के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। क्या किसी भी जाति या धर्म के आधार पर उसको उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल कि no person can be discriminated against the matter of the public appointment of the ground and the case of the religion of the caste, कि किसी के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा भाषा या इसमें से किसी के अधिकार पर राज्य द्वारा
संचालित या राज्य द्वारा सहायता प्रदान करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल बात सही है। तीसरी जो 31 है हमारे पास, धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान और स्थापना और प्रशासन करना होगा, बिल्कुल बात सही है, कहा गया है। 31 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है जी, तो ये ABC बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 4 जो है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास सूची 1 है, सूची 2 है, उसमें आर्टिकल को हमें आपस में मैच करना है। कहा गया 14 में क्या कहा गया, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित करना होगा, बिल्कुल बात सही है, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। 15 में क्या कहा गया है, राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान इसके अलावा किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, बिल्कुल बात सही है कि किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर। 16 में क्या कहा गया है, ई में, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास आर्टिकल हमारे पास 17 है, अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है जी, जो हमारे पास अनटचेबिलिटी है उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आर्टिकल 17 इसके बारे में बात करता है, बिल्कुल बात सही है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, अगर किसी अन्य खतरनाक रोजगार में भी नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सीधे सीधे जेल में डाला जा सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 24 है जो इसके बारे में बात करता है। अगर कोई भी 14 साल का छोटा बच्चा किसी भी कारखाने में काम करता है तो वो कानूनी अपराध है और उसको उस पर केस किया जा सकता है, उसको पकड़ के जेल में डाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमारे पास बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो हमारे पास NCR है, नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, जिसको 1993 में बनाया गया था, उसके बारे में पूछा गया है। तो उसके बारे में सही बात क्या है, भारत में केवल एक ही जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, ओनली और रिटायर्ड जो है इसका चेयरमैन रहेगा। कि इसका चेयरमैन कौन होगा, तो वो होगा जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो इसका क्या होगा, चेयरमैन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। कि जो हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, तो जो हाई कोर्ट सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे जो रिटायर्ड हो गए होंगे वो इसके क्या बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, मतलब इसके जो रहेंगे अध्यक्ष रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित हरित न्याय अधिकार अधिनियम 210 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से इसके प्रावधान के अनुरूप अनियमित किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए जो हमारे पास नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल एक्ट आया था वो 2010 में आया था। इसमें कहा गया था कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। तो इसकी जो बात है वो कहाँ पे की गई थी, राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट, मैंने बोला था पर्यावरण को बचाना है, कंस्ट्रक्ट एज द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के लिए के एक भाग के रूप में निर्मित है, बिल्कुल बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कि कहा गया कि पर्यावरण को बचाना है क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि सभी का जीवन क्या है, बराबर है, सभी को जीवन जीना है। तो इसके लिए एनजीटी रखा गया था, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। तो ये जो है ये 2010 में बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और ये जो सीरीज़ है ये आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।